तो मेड इन अभी सीजन 2 का एपिसोड 7 करेंगे। एपिसोड 7 का नाम है क्रैडल ऑफ डिजायर। रिको अपने पास्ट को शेयर करती है रिको और रिको के दोस्तों के साथ, और वो बताती है जब वो काजा सुसाइड स्क्वाड के साथ थी उन्होंने कैसे अपने दिन स्टार्ट किए थे, यहाँ पर कैसे अपना एडवेंचर कैसे सर्वाइव किया था। तो यह स्टार्टिंग होती है जहाँ एपिसोड 3 हमारा खत्म होता है। लास्ट में एपिसोड के लास्ट को 3-4 रोबोट्स थे जो उनको लीड कर रहे थे, और उनमें से एक रोबोट यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और वहाँ पे एक दो को कॉमरेड को खा जाते हैं। तो हमें पता चलता है ये सारी इंटरफेयर यूनिट है जो कि पापुटा और उसके पापुटा के रोबोट और रेड के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई तो उसमें इन मशीनों को इंटरफेरेंस यूनिट कहा जाता है। ये सब चीज उनके बीच में बातें होती हैं, और बिलाफ और वेंजो उनको इंटरोगेट करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ के रहने वाले हो या तुम हमारे जैसे कोई एडवेंचर हो। तो ये सब चीजें उनसे बातें करती है। तो हमें पहले ही पता है कि पापुटा के द्वारा ये सारे के सारे ये सिर्फ जो रोबोट है उनका काम क्या है। और फिर हमें पता चलता है कि वेंजो एक बार वहां से निकलने के बाद उनसे डिटेल्स उनके जानकारी इकट्ठी करते हैं। उनसे वे रोबोट्स भी वाचुक्यान से पूछते हैं उनकी टीम से कि क्या हम आपके ग्रुप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं आपके कल्चर की, आपको लैंग्वेज को। वाचुक्यान उसके उनके ऑफर को एक्सेप्ट करता है, वो भी एक शर्त पर कि वो भी इंटेल्स अपनी शेयर करेंगे जो उन्होंने यहाँ पर अभी तक गैदर की है। ये सब चीज उनके बीच में चलती है। फिर वे वहां से निकलने के बाद एक बार एक एक्सपेरिमेंट और कंडक्ट करना चाहता है वाचुक्यान कि हम स्पेसशिप में वापस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो वे चेक करते हैं कि जब हम अपनी ह्यूमन फॉर्म अटेन कर पाएंगे नहीं पाएंगे ऊपर जाने के बाद। तो वे जैसे कि हाइपोथेसिस ऐसे ही चेक करते हैं, कुछ कॉमरेड्स को उसमें भेजते हैं और वही जिस तरीके से वैसे आए थे वो एक होलो के द्वारा उसी होलो को वापस उसमें रख के भेज देते हैं। और वो कुछ घंटों बाद वो स्पेस से वापस आती है। तो वे अंदर जाके चेक करते हैं तो उनको जैसा अंदाजा था वैसा ही हुआ कि वे जो भी कॉमरेड्स थे सब के सब डिफॉर्म हो गए थे, होलो में बदल गए थे। तो उनको क्लियर हो गया था, वे यह चीज सीख चुके थे कि अब कोई पॉइंट नहीं है हम वापस जाने का, अभी हमें यहीं पर रहना होगा। अगर हम अपनी विदाउट लूजिंग योर ह्यूमैनिटी इट्स इम्पॉसिबल टू गो शेरोन सिटी, यानी वापस ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। मध्याह्न से बाहर आकर अंदर देख कर यह सत्य दुखद समाचार सबको पता है कि उन्हें आज सभी लोगों को वहाँ अपने जो क्रू मेंबर्स उनको आश्वस्त करता है केवल वही मनुष्य है जिन्होंने गोल्डन सिटी को पाया है। हम इकलौते मेंबर्स हैं जिन्होंने गोल्डन सिटी की इस लीजेंड खोज की है, हम पहले व्यक्ति होंगे। गोल्डन सिटी के बारे में जो अच्छी बड़ी बड़ी बातें थी अब वैजुकान अब हमारे जो फॉलोवर्स हैं वैको बिलाव और बाकी लोग अब घबराए, मैं आपका नेता, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, भरोसा देता हूँ, हम यहाँ पर एक जीवन स्थापित करेंगे, यहाँ पर रहकर दिखाएंगे और यहाँ पर अपनी एक सिविलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। वेको नोट करती खाना पानी है वो कितना है, वो खत्म हो रहा है, वो खतरे में धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ज्यादातर की पानी बहुत जल्दी उनका खत्म होने वाला है। तो इस तरह से तो वो ज्यादा देर नहीं जी सकते। तो वो कहते हैं वाजुक्यान बिलाव से कि तुम उसको इंटरफेरेंस यूनिट से क्यों नहीं पूछते कि पानी का स्रोत कहाँ पर है। तो वो बताता है कि उनको कुछ नहीं पता, उनको नहीं पता कि वे लिविंग थिंग्स नहीं है, उनको नहीं पता कि किस चीज में कर्स और किस चीज में कर्स नहीं है। तो हमें खुद ही जाकर सारी चीजों को चेक करना होगा कि किस में साफ हो सकता है, किस में कर्स हो सकता है और किस में नहीं। तो हमें अपने आप ही सारी चीजों को चेक करना होगा, तभी हम पता कर पाएंगे। वो हमें बता सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज है, पर उनको यह अंदाजा नहीं कि किसमें कितना कर्स है। वाजुकान यह सुनकर घबरा जाता और कहता है यह तो बहुत बड़ी समस्या है कि हमें खुद ही सारी चीज चेक करनी होगी। मैं सोच रहा था कि मुझे इंटरफेरेंस यूनिट की मदद मिल जाएगी हमें ऐसी चीजों को खोजने में। तभी वहां से वाजुकान चला जाता है और वहां देखते हैं कि जो उनकी उम्मीद ऐसे लड़खड़ाती है वही देखते हुए कि तभी एक दीवार पे कुछ लिखे वर्ड थे जो गोल्डन सिटी में, उनको देखकर जो वेको की जो दोस्त थी एरुमिया जो उसको ग्रामीण गाँव से ही मिली थी वो उस भाषा को पढ़ लेती है, उसको देख के समझ लेती है। यह बिलाव देखकर अचंभित हो जाता है और कहता है एरुमिया का ज्ञान जो वो पढ़ पा रही है वो हमारा बहुत ही मददगार होगा। वह वेको को कहता है कि तुम इंटरफेरेंस यूनिट और गांजा के कुछ ऐसे यानी हमारे जो कॉमरेड्स हैं उनमें से कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा करें जो पढ़ लिख सकते हो, क्योंकि वह चाहता है कि इरुमिया की मदद से हम यहाँ की भाषा को समझने में हम मदद ले सके इरुमिया की, और इस भाषा को समझ सके, क्या पता हमें कुछ यहाँ पर रहने के लिए सर्वाइवल के लिए कुछ तकनीक या कुछ टेक्निक मिल जाए। वेको इरुमिया से पूछती है कि इस गोल्डन सिटी के पुराने वासियों के बारे में कुछ जानते हो। तो इरुमिया बताती है कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर है लोग। इरुमिया ये सब चीज बताती है, कुछ जानकारियां इस गोल्डन सिटी की बताती है और कुछ इरुमिया अपने बीते हुए पास्ट के बारे में बताती है। कहती है पहले उसके बहुत दोस्त हुआ करते थे, उसकी माँ उसे प्यार करती थी, उसके भैया उसे प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह माँ नहीं बन सकती तो सब कुछ बदल गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने अपने शरीर पर एक टैटू जैसा प्रतीक बनवा लिया। उसके शरीर पर जो उनके गाँव वाले थे या उनके उसके परिवार थे उन्होंने एक टैटू बनवा दिया कि ये माँ नहीं बन सकती, जिससे उसकी समस्या के बारे में सभी को पता चल गया और कोई भी उसके साथ खेलने को और उसके साथ रहने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता था। उनकी बातचीत को बातचीत तब तक बात होती रहती है जब गाजा के सदस्य कोई एक सदस्य आता है वहाँ पर और वो कहता है सचेत करता है कि एक जंगली हर्मिट चूहा हमारे उसमें शेल्टर में आ गया है। इरुमिया प्राणी को जो इरुमिया वहाँ जाती है और उस जंगली हर्मिट को अच्छा लगता है, उसे क्यूट कहती है और उसे उठा लेती है, जबकि कुछ को नहीं लगता था कि उसे ऐसा करना चाहिए क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है, कंटेजियन हो सकता है, तभी उसके अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए एक सफलता प्रदान कर सकता है। तभी बिलाप कहता है कि हम इनके ऊपर एक्सप्लोरेशन इनकी वो करके थोड़े बहुत इनके बारे में जानकर इन जानवरों
के बारे में कैसे ये रहते हैं, तो हम अपने रहने का तरीका भी खोज सकते हैं। तो बिलाव कहता है कि वाजुकान कहता है मैं भी सहमत हूँ। इरुमियो और वेको को अद्भुत प्राणी को अपनाने की अनुमति दे देते हैं, जो वो प्राणी था जंगली हर्मिट, उसको वहाँ रखने के लिए अनुमति दे देते हैं। इस बीच बिलाव और वाजुकान के साथ अपने भ्रमण के दौरान पांच जल के स्रोतों के बारे में बताता है, उनके जिक्र करता है, और वे अपने स्थानों के कारण वो उनमें से 4 को अपनी सूची से हटा देता है, क्योंकि वे कुछ न कुछ किसी वजह से दूर थे और एक में रस्ट यानी जंग मिला हुआ था, जिसे उसको पीने लायक नहीं था। तभी वो एक जल स्रोत को चुनते हैं कि यहाँ पर जाना चाहिए, जीवित रहने के लिए हमें पानी का जरूरी आवश्यकता है। तो इसलिए इस बात को तो वे उस अंतिम जल स्रोत पे बैको और कुछ इंटरफेरेंस यूनिट और कुछ लोगों को वहाँ पानी लेने के लिए भेजते हैं, और वे पीने योग्य तो स्वयं निर्धारित करने की आवश्यकता करते हैं, और वहाँ पर बैको और कुछ लोगों को वहाँ पर भेज देते हैं। तो पानी खान पर पहुंचने के बाद वहाँ पानी जांच करने और पाते हैं पानी कहाँ पे अच्छा है। उसके साथ कोई एक लड़की भी गई होती है, वो पानी को पीने लगती है। तब बैको कहती है नहीं, हमें इसको उबाल के पीना है, अभी हम यहाँ से 2-3 कैंटर लेके चलते हैं। वो गाँव में 2-3 कैंटर लेके आते हैं और उसको उबाल कर पीते हैं। कई बहुत लोग उसे पीते हैं और उनकी जान में जान आ जाती है, और कहते हैं पानी तो मिल गया, अभी हम खाने का ढूंढना है। और वो कहते हैं कि हमें पानी का स्रोत तो मिल गया, अब इनको अब सेव कर लेंगे। और वो फिर एक हंट के लिए जाते हैं और एक अपने लिए हंट कर एक खाना अर्जित करते हैं। स्टॉक में शुरू में बेको ने रिको और उनके दोस्तों से किया कि जीवित रहने के लिए हमें बलिदान देना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा। दुर्भाग्य से उनके दिन अच्छे कटते रहे और कुछ दिन ऐसे ही बीते। वेको और इरुमे के बारे में कुछ नोटिस करता है कि सभी की खुशी के बावजूद इरुमे उदासी रहती है, और वह अपने माँ और दोस्तों और अन्य उसके भाई के खराब यादों और दुर्व्यवहार से अपने मन से मिटा नहीं सकती है। वो उन्हीं यादों में खोई रहती है इरुमे। यह सब इसलिए क्योंकि वह बच्चों को जन्म नहीं दे सकती और हर कोई उसे शापित व्यक्ति के करके कहने के लिए उकसाता रहता है, उसे चिढ़ाता रहता है। इरुमे अब दर्द भरे लम्हों को सोचते सोचते बहुत रोट होती है। वेको उसे दिलासा देते हैं, साझा करती है उसके साथ अपनी जो घटनाएं घटी हैं, मैं भी ऐसे ही जन्म नहीं दे सकता, हालांकि मैं उस माँ नहीं तो मैं पर इरुमे कहती है मुझे वेको चाहिए, मुझे माँ की जरूरत नहीं है, मैं रिप्लेसमेंट करने के लिए नहीं कहती है। ऐसे इसलिए क्योंकि वह फिर भी सुनसान नहीं रहना चाहती थी, यानी अकेली दोबारा नहीं रहना चाहती थी, कि उसको छोड़े नहीं। वो वेको से यही उम्मीद रखती थी कि मुझे माँ जैसी नहीं चाहिए, माँ ने तो मुझे छोड़ दिया था, मुझे वेको चाहिए जो कि उसके पास रहे हमेशा और उसको कभी ना छोड़े, उसको कभी अकेला ना छोड़े। इस बीच बेलाफ उनकी बातचीत सुन रहा होता है पीछे से, और उनको इंटरफेयर नहीं करता है, बस उनकी बातों को सुन रहा होता है। हमें गोल्डन सिटी में एक फिर सीन चल जाता है। दिन ऐसे ही बीतते हैं, गतिविधियां जो जैविक दिन की गतिविधियां चलती रहती हैं। कुछ अच्छे दिन होते हैं, कुछ बुरे दिन होते हैं। ऐसे ही दुर्भाग्य एक ऐसा दिन होता है जिसमें इरुमे के जो पालतू हर्मिट चूहा था, जो उसे पालतू बनाया था, और उसके कुछ होलो उसको खा लेते हैं, जिससे इरुमे बहुत उदास हो जाती है। उसकी उदासी दूर करने के लिए वो उस चूहे की हड्डियों से उसके लिए एक नेकलेस हार बनाती है, जिसको लेकर इरुमे के जो अंदर खोखलापन पैदा हुआ था वो उसको भरने में कुछ कामयाब रहता है। एक बार फिर बेलाफ किसी भी उनकी बातों को ऐसे ही देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि इन दोनों के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन रहा है, और सुबह जब वेको उठती है तो इरुमे को बेहद बीमार होने पाती है, वो बहुत ही बुखार में होती है। अन्य गांजा के जो भी मेंबर होते हैं वो भी सब ऐसे ही बीमार होते हैं, किसी बीमारी ने उनको चपेट लिया होता है, वो डायरिया होता है, यानी दस्त की बीमारी सब में फैल गई होती है। तो वजह से अन्य सदस्य इरुमे जैसी बीमारियों पर प्रभावित होते हैं। बदतर बनने के लिए ये गांजा व्यक्ति कुछ पिघल उनके जो शरीर होता है कुछ रस्ट जैसे पिघलने लगता है, उनके हाथ पैर डिफॉर्म होने लगते हैं, और उनकी त्वचा ऐसा देख कर वे को हो जाती है कि वे को अपने मुखबिर यानी अपने दोस्तों को बताती है कि उसे पानी खोजने की जरूरत है, और उसके लिए बीमारी को ध्यान भी रखना होगा। क्या पता है बीमारी संक्रमित हो सकती है, हमें पानी से इनकी केयर करनी होगी, इनको साफ रखना होगा। सभी लोग ऐसे ही बीमार होते जाते हैं, सभी के सभी देखते हैं। फिर आप और कुछ राजा के सदस्य हैं वहां से चले जाते हैं और वेको को कहते हैं कि तुम इन सभी लोगों का ध्यान रखना, मैं तुम पर छोड़ के जाता हूँ। वेको कहती है मैं अंडरस्टूड करती हूँ। वेको देखती है कि इरुमे का बुखार की जांच कर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हालांकि वे अपने जो उसके साथ साथी होते हैं उससे बाधित हुए। उसे पता चलता है कि कुछ जो फूड इकट्ठा करने गए थे वो टीम वापस आई है, और वे सारी की सारी टीम का शरीर डिफॉर्म हो गया और वो सब के सब मारे जा चुके हैं। उनका शरीर मानव जैसे पत्थर के जीवों में बदल गया है, वे सारे के सारे स्टोन जैसे टाइप में बन गए, उनका शरीर डिफॉर्म हो गया है। बिलाफ वापस वह उसी टीम वही जगह पर पहुंचता है जहाँ वेको पानी लेके आती है। वहां जाकर वो देखता है कि जो पानी हम पी रहे थे वो जो चट्टान थी जिसकी तरह वो पानी था, वो चट्टान नहीं थी, वो बल्कि एक मॉन्स्टर क्रीचर उसकी अस्थियां थी जो बिल्कुल गल कर पानी में मिल गई थी। वो पानी वो पी रहे थे और वह पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं था, पर क्या करे वही सिर्फ उनके पीने लायक एक स्रोत मिला था उनको। तभी वहां उनके साथ गया वो एक आदमी पूछता है क्या हमें पानी लेके जाना चाहिए। बिलाफ कहता है अब हम कुछ और नहीं कर सकते, हमें ये पानी पीना ही होगा, और हमें वहां जाकर सबको इन्फॉर्म करना होगा कि हम ये पानी पी रहे हैं। इस बीच वाजुकान वहां पर जो खाना इकट्ठा करने वाली टीम थी जो मारे गए थे उनके सामान में चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि उनके बैग में एक रेलिक टाइप का अंडा मिलता है जो वेको को बुलाता है। वेको से पूछता है क्या तुम एक बार जानते हो। वेको बोलती है मैं नहीं जानती, पर रेलिक टाइप का लगता है। तो वह सोचता है क्या हमें इंटरफेरेंस यूनिट से इसके बारे में पूछना चाहिए। तो तभी वो पूछता है कि क्या बिलाफ वहां से लौटा पानी लेकर। उन्हें पता चलता है कि पानी जो लेकर लौटता है उसमें देखते हैं कि पानी एक जीवित जीव है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म अंडे हैं, जो अंडे हम खा रहे हैं और जो हमारे शरीर के अंदर हमें हमारा बदलाव कर रहे हैं। वेको कहती है ये तो हमने उबाल के भी पिया था, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस ब्रीफिंग के दौरान जब बिलाफ ने उन्हें सूचित किया कि वह सुरक्षित वाटर होल उनके पास कोई नहीं है, तो उन्हें इसको सेवन करना ही करना पड़ेगा, या तो हम इसका सेवन करें या हम प्यासे मर जाएं, यही हमारे पास दो चांस है। वेको जंकार करता है। वेको कहती है कि सभी के लक्षण अलग अलग है, अगर हम सभी के लक्षणों की जांच करें तो हम संभावित इलाज तक पहुंच सकते हैं। बिलाफ
बिलाव कहता है हमारे पास इतना समय नहीं है। तभी वाजुकान कहता है कि हमारे पास एक अंडा है, हम उसको उससे कुछ सोच सकते हैं, क्या पता उससे कुछ हमारा निर्धारण निकल जाए। तो वाजुकान वेको और बिलाव अंडे को लेकर इंटेरोगेट करने के लिए उस इंटरफेरेंस यूनिट के पास चले जाते हैं और वे उसके बारे में पूछते हैं उनसे कि ये क्या चीज है और क्या है, इससे ये कठोर क्या है। तो वो बताते हैं कि हमें नहीं पता इतना इसके बारे में, तो फिर भी कहते हैं कि अवशेष एक सभी का शरीर चेंज हो रहा है, अब इसमें हम क्या करें। तो वो रैलिक को उससे पूछते हैं, रैलिक के बारे में बताते हैं। तो थोड़ा मोटा वो कहते हैं कि ये शेप, इसकी ये शेप है, ये इच्छाओं की शेप है, इसकी शेप क्रेडल ऑफ डिजायर कहते हैं इसको, या आपकी भाषा में कहे तो इच्छा देने वाला अंडा, यानी ग्रांटिंग विश ग्रांटिंग एग कहा जा सकता है इसको। तो वह वाजुकान को अंडे के नीचे रखने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि आप इसको सिर्फ बेयर हैंड मत छुइए, ये आपकी आकर्षण को निकल सकता है, यानी आपकी डिजायर्स को निकल सकता है और आपको भी पत्थर के शरीर में बदल सकता है ये अंडा, और आपको भी एक क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ेगा। यह उन्हें चेतावनी देता है और कहता है कि इसे वयस्क व्यक्ति यानी जो एडल्ट व्यक्ति है वो इससे कोई भी इच्छा इसकी शक्तियों का यूज नहीं कर सकता, केवल जो कि जुवेनाइल चिल्ड्रंस है वही इसकी इच्छा मांग सकते हैं और इसकी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये इंटरफेरेंस यूनिट के जो रोबोट्स हैं उनको ये मोटी-मोटी बातें उनको बताते हैं इस रैली के बारे में। फेयरनेस यूनिट से बात करने के बाद सभी लोग आ जाते हैं। वेको अपने बीमार साथियों की देखभाल करने में मेडिकल टीम की मदद करती है, जिसमें इरुमियो भी शामिल है। इरुमियो वेको के देखकर रोती है और फिर नोटिस करती है कि इरुमियो के अपने हीरो साथियों को देखकर और उनके ऐसे शरीर को डिफॉर्म होते हुए देखकर वेको बिल्कुल इमोशनल हो जाती है। इरुमियो के भी एक हाथ ऐसे डिफॉर्म होने लगता है। यह देखकर वो कहती है तुम नॉर्मल हो जाओ, तुम ऐसा मत करो, तुम ही मेरी एक दोस्त बनी थी अच्छी। तो वेको ये सब ऐसा परेशान होकर वाजुकान के पास जाती है और उससे उस अवशेष यानी उस रैलिक का आग्रह करती है कि मुझे वो रैलिक वापस दे दो, कि शायद वो इरुमे की मदद कर सके, शायद वो अंडा हमारी मदद कर सके वो रैलिक। जब ये इंटरफेरेंस यूनिट कहती है कि वो पुष्टि करती है कि इरुमे इस रैलिक का अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि उसका पास्ट उसमें डिजायर्स बहुत ज्यादा है और वो डिजायर्स बिल्कुल प्योर इमोशंस के होंगे। तभी वाजुकान उस अंडे को वेको को दे देता है कपड़े में लपेट कर और भरोसा करता है कि वेको मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इरुमे जो इच्छा मांगेगी वो सभी को बचाएगी, हम सभी के उसमें फेवर में रहेगी, ये मैं कहता हूँ। ऐसा भी प्रतीत होता है कि बिलाफ जब वेको उससे पूछती है कि क्या बिलाफ कहाँ पर है, तभी वाजुकान बताता है कि बिलाफ भी बीमार पड़ गया है और उसका इलाज चल रहा है। वह वेको से कहता है कि वह उस पर भरोसा कर रहा है और जानता है कि उन्हें उनका उद्धार करेगी, यानी उनका साल्वेशन करेगी। और हमें वाजुकान से एक संक्षिप्त एक वो मिलता है, कुछ बैकग्राउंड में बोलते हैं, जिसमें इरुमे की इच्छा को सक्रिय करने के लिए वेको को इरुमे की छाती पर अंडे को दबाते हुए दिखाया गया है फिर, और कहती है जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। सुबह में वेको जगती है क्योंकि इरुमे उसे मुस्कुराते हुए आगे सामने खड़ी होती है और अब वो बीमार महसूस नहीं कर रही होती है। हालांकि सब कुछ ठीक नहीं है। यह देखते हुए कि अंडा इरुमे की छाती में इनबिल्ट हो गया है, यानी उसके आयरन मैन बन गई है। उसका बायां हाथ भी नहीं है, अब वो हॉलोफिकेशन में वही फॉर्म में रुक गया है। अब जैसा आकार ले लेता है। वह वाजुकान और बिलाव और इरुमे के साथ हुई घटना के बारे में बताती है। वे को पुष्टि करती है कि इरुमे को कोई दर्द नहीं हो रहा है अब, पर उसे याद नहीं कि उसने क्या इच्छा मांगी है। बिलाव वाजुकान से कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम वेरेको और इनको इरुमे को एक साथ छोड़ देते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो भी इसने इच्छा मांगी होगी वो वेको और हम सबसे संबंधित होगी, हम इतना ही विश्वास रख सकते हैं। इस बीच हमें प्रेजेंट में समय में वेको से अधिक इनपुट मिलते हैं। वे कहती है कि इच्छा ने अन्य बीमार व्यक्तियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया था, क्योंकि कई लोग प्रतिदिन मर रहे थे। मामले को बदतर बनने के लिए मैंने एक अपरंपरागत जानवर को में बदलना शुरू किया। जैसे धीरे धीरे सारे मरने लगे तो वहां पर देखती है तो वेको उसके लिए इरुमे को खाना लेके आती है। तो इरुमे को देखती है कि वो उसका शरीर गोलोफिकेशन में बदल रहा है। वेको सोचती है क्या इरुमे की इच्छा इतनी बदतर हो सकती है। वह सोचती है कि क्या इच्छा उसके शरीर को इस तरह से बदल रही है। दूसरे भी यही कह रहे हैं कि ये वो हमें सुरक्षित रख सकती है, उसका शरीर इस तरह से बदल रहा है, शायद वो हमें कुछ ऐसे न कैसे कुछ बना के देगी। एक जब वेको सोकर उठती है तो उसको इरुमे की बहुत तेज चीख सुनाई देती है। वह उसके पास जाती है और कुछ भयावह देखती है। इरुमे एक ऐसे जीव को जन्म देती है जो लगभग उसके जो हर्मिट रैट जैसा दिखता था। हालांकि वेको आंतरिक रूप से परेशान थी, अंदर से वो बहुत ही परेशान थी। इरुमे की इच्छा एक स्वार्थी थी, वो सेल्फिश थी। उसने अपने बारे में सोचा क्योंकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी, तो उसने उसकी इच्छा उस अंडे ने यही पूरी की कि वो मां बन सकती है। वह उसे दिलासा देती है। दुर्भाग्य से इरुमे के उसके बच्चे अगले दिन ही मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके पास भोजन पाने के लिए ऑर्गन्स नहीं होते उसके शरीर में, उसके अंगों में कमी होती है। पुनर्जन्म और मृत्यु की यह परिवर्तित दिनों और अब तो चलती रहती है। ऐसे ही उसके कई बच्चे पैदा होते हैं और कई ऐसे ही अगले दिन मर जाते हैं। इस समय के दौरान वेको भी बीमार पड़ जाती है और वो इरुमे की इच्छा और सामान्य रूप से उसके जीवन पर विचार करती रहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, मैं तुम्हारे इस इच्छा में तुम्हारी सहभागिता नहीं दे पाई, मैं तुम्हारे साथ जो तुम फील कर रही हो, जो तुम सोरो फील कर रही हो, वो तुम्हारे साथ फील नहीं कर पाई। तभी वाजुकान वो ऐसे बोलते बोलते बड़बड़ाते बेहोश हो जाती है और सो जाती है और उसे कुछ खुशबू आती है किसी खाने की, किसी वो सूप की। वो उसे कहती है मुझे तो वो पानी की प्यास लगी रहती है, बस उसे कुछ भी चाहिए, वो खाने के लिए तैयार रहते हैं, ये बहुत दिनों से भूखे थे। तभी वाजुकान उसे कुछ सूप खिलाता है और वह सो जाती है और उस सूप को बहुत ही अच्छा लगता है। कहता है इतना डिलीशियस खाना भी कहीं पहले मैंने बहुत ही दिनों में पहली बार खाया। और वह सो जाती है और फिर जैसे ही अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो अच्छा फील करती है और वो देखती है बाहर जाकर कि बाहर वाजुकान एक चट्टान पर खड़ा रहता है। वाजुकान से पूछती है वो क्या था, तो वाजुकान बताता है गुड मॉर्निंग, और वो कहता है बहुत ही चमत्कारी था, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो गई, चमत्कार ऐसा मैंने चमत्कार पहली बार देखा। और कहता है वो क्या, फिर वो वही चीज रिपीट करती है, वो क्या था तुम, वो
चौंक जाती है, उसे कुछ अंदाजा था कि इसने क्या किया है और वो बाजूकान कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सबको थोड़ा-थोड़ा दे दिया है। मैंने कहा था ना तुम्हें वो लड़की हम सबको बचाएगी। तो इससे कुछ अभिप्राय निकल रहा है कि उसने शायद उसके जो मरे हुए बच्चे थे उनके अवशेष से यह सूप खाना बनाया और सभी को दिया और जिससे सभी के जो संक्रमण था वो खत्म हुआ और वे सब के सब स्वस्थ होने लगे। ये एपिसोड 7 यहीं पर खत्म होता है और एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं मिलता हूँ एपिसोड 8 में।